और मैं पहले समाज से मैं करता हूँ कि मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग करूँगा। तो आज का जो कार्यक्रम है वो विश्नोई समाज के आशीर्वाद से किया जा रहा है, सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ। और आज जो हमारे समक्ष दाइस में बैठे हुए हैं उनका भी आशीर्वाद मैं मांगता हूँ। और गुरु जी को आह्वान करके मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। आज के दिन का जो प्रोग्राम है वो हम विभिन्न सत्रों से करेंगे संचालन। इसमें 3-4 सत्र हैं जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स को आप सुनेंगे जो कि खेती से, फिर हमारे जल से, हमारे जंगल से, हमारी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन सभी को आप सुनेंगे। मैं ये एक मौका ले रहा हूँ कि आज जो हमारे समक्ष चीफ गेस्ट आए हुए हैं, हमारे ऑनरेबल श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं उनके बारे में 2 शब्द कहने का प्रयास करूँगा। हालांकि सभी आप उनसे जानते हो, बट तब भी एज ए फॉर्मेलिटी और एज ए रिस्पेक्ट आई थिंक वी शुड ऑल नो हिम बेटर। और तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सर, अगर इजाज़त हो तो, क्योंकि मेरे को हिंदी में थोड़ा सा ये, बट हाँ, तो सबसे पहले आपको जान के ये खुशी होगी और आई फील ऑल्सो प्राउड कि आपको कि जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी जो है ना, उनको ही इज द फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन, प्रॉब्ली द फर्स्ट पार्लियामेंट टू राइड बाइसाइकिल इन द पार्लियामेंट। अब उनके बारे में जानेंगे तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड बाइसाइकिल मैन, एन एमपी विद द बाइसाइकिल। और उन्होंने बाइसाइकिल क्लब भी चालू किया पार्लियामेंट। सर बाइसाइकिल क्लब आपने चालू किया, फर्स्ट पर्सन। एंड ही वेंट अप टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में गया। 1950s के उन्होंने लॉ तक पढ़ा कि क्यों साइकिल, किस तरह से साइकिल पार्लियामेंट में एंट्री कर सकते हैं। सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड थैंक यू सर। So, Shri Arjun Meghwal ji has a rich background and experience as a parliamentarian, administrator, lawyer, social worker, educator, and a grassroots community leader. He is the Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture, Government of India. He has served as IS officer in various capacities in the Rajasthan Cabinet. In the past, Shri Arjun Ram Meghwal ji has held several key portfolios in the Khadi, finance, rural development, railways, business advisory, and water resource sector. He was the Union Minister of State for Ministry of Finance, and then Ministry of Corporate Affairs, and Union Minister of State, Ministry of Parliamentary Affairs, and Ministry of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation. He was also the Union Minister of State, Minister of Heavy Industries and Public Enterprises in the past. Shri Arjun ji has an exemplary track record in his public service spanning 5 decades. He has immensely contributed towards the development of society and nation through various dialogues, initiatives, and social movement. He has been a local and vocal supporter of upliftment of Rajasthan and Rajasthani as a language, abolishing manual scavenging, promoting the talented and economically deprived students by providing scholarship and promoting international bilateral cooperation. Shri Meghwal ji has to his credit several publications and conducted various happiness programs to promote happiness index in the society. Sir, we place our sincere gratitude for your time. We are highly motivated by your environmental consciousness. मैंने आपका स्पीच सुना था जब टेरी में गए थे, तो आपने कार्बन
का भी जिक्र किया था, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। And call upon your good self for delivering the special address for today, sir. खेजड़ी फाउंडेशन और उनके साथ जुड़े हुए कुछ स्पॉन्सर्स साथीगण के द्वारा जो आज का जो कार्यक्रम है, बिश्नोई रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट एक्शन, और उसके साथ इन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया है, कंसल्टेशन। इस प्रोग्राम में आज हमारे पूरे मंच को सात्विक ऊर्जा प्रदान करने वाले ऑनरेबल स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य साहब, फेथ लीडर बिश्नोई कम्युनिटी, ऑनरेबल श्री शरीर जी बिश्नोई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट बीजेपी उत्तर प्रदेश, हमारे राजस्थान से और मेरे ही क्षेत्र बीकानेर संसदीय क्षेत्र से, और जहाँ मुकाम है बहुत पवित्र स्थान, उस एरिया को बिलोंग करने वाले और नोखा के माननीय विधायक श्री बिहारी लाल जी बिश्नोई। हमारे 2-3 बार टेलीफोन पे चर्चा हुई, आज काफी विस्तृत चर्चा यहाँ बैठ के हुई। ममता जी बिश्नोई जो पार्टनर एंड एपीसी में काफी काम करते हैं, बाहर भी जा रहे हैं। मेजर हमारे प्रीतम बिश्नोई जी, मंच संचालन करने वाले हमारे पिनाकी दास गुप्ता जी, फाउंडर 60 एंड सीनियर कंसल्टेंट एसोसिएट, पल्लवी बिश्नोई जिससे भी अभी चर्चा हुई, काफी ऐसे लोग बैठे हैं जो पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, पर्यावरण को जीते भी हैं। मैं COP26 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, वो शायद आपसे मिलता जुलता ही कंसेप्ट है जो आपने बिश्नोई रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट एक्शन किया है, उससे मिलता जुलता ही एक चैप्टर मुझे वो लगता है। तो मैं चाहूंगा कि उसको आप थोड़ा प्रमोट करें, जिसका नाम है लाइफ। मैं अभी बैठे बैठे मुझे याद आया, लाइफ का फुल फॉर्म उन्होंने जो पीएम साहब ने दिया था, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट और या कुछ समथिंग, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यही है पूरा। और उसको हम ब्रांड बना सकते हैं। जैसे वो ब्रांड बनता है, गुरु जम्बेश्वर जी पूरे संसार में पहुंच जाते हैं और वो प्रधानमंत्री जी के एक्शन से जुड़ता है, और आपका भी एक्शन वही है। तो जब एक्शन में समानता होती है तो वो काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। अभी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में भी एक विषय आया कि लाइफ को कैसे हम प्रमोट करें, तो एक्शन का विषय है। अब जैसे उत्तराखंड का कोई आदमी है, वही विषय है, इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं। वो देखता है कि मेरे लड़के को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह पता नहीं लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो शाम को ही गीजर ऑन करके सो जाता है। घर के लोग कभी वो गीजर ऑन साइलेंट रहता है, कभी बीच में बंद होता है, फिर उसमें कुछ चेंजेस अपने को तो कुछ नहीं लगता, लेकिन लाइट के कंजम्पशन से कार्बन एमिशन बढ़ता कितना है उसका ध्यान रहता नहीं है पहाड़ों पे भी। तो हम जो लाइफ जीते हैं उसमें अगर एक्शन ऐसा करें जिससे हम क्लाइमेट चेंज को भी न्योता दे रहे हैं,
हमारी प्रकृति के साथ भी हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, जीव जंतुओं को जीने का जो अधिकार है उनका प्रकृति के रूप में, उसको भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जुड़ी हुई है और इम्पैक्ट बड़ा, तो वो बोलते हैं कि वो ऑन करके ही छोड़ते हैं। बाद में कोई गया ऐसा पर्यावरण के जुर्म के, ऐसा क्यों करते हो यार? आप सुबह जल्दी उठ करके आप 1 घंटे उसमें तैयारी कर लो, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं होगा, और आप सारी रात उसको जल्दी देते हो। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि हम लाइफ कैसे जीते हैं। अब जैसे हम होटल में गए, किसी होटल में गए, 5 स्टार होटल कई बार आजकल मंत्री के नाते भी दे देते हैं, सर्किट हाउस में भी है, तो वो भी अच्छी सुविधा का है। अब उसमें क्या करता है, वो तो आदमी आता है हमारे कमरे में जाने से पहले, वो 16 पे या 18 पे एसी को रखता है, तो हम उसको 16 पे चलने देते हैं, हम एक्शन नहीं करते। आज का जो आपका टॉपिक है ये एक्शन करना है, बिश्नोईज रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट एक्शन, ये एक्शन करना है। अब वो हम क्लाइमेट में भी ठंडा है, वो ठीक है, अब उसको भी चलने देते हैं, फिर रजाई भी उड़ते हैं, क्यों भाई? ऐसा होता है ना, नहीं होता? तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि उसको 24 में कर दो तक रजाई भी उड़नी पड़े। यही तो एक्शन चाह रहे हो ना, या और कुछ चाह रहे हो? अब जैसे चार्जर है, छोटी चीज है चार्जर। अब चार्जर को हम छोड़ने से पहले क्या करते हैं कि चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं, अधिकतर करते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह जब 6 बजे उठे हैं या 5 बजे उठे हैं या कोई 7 बजे उठा होगा, उस समय चार्जर लगाएंगे, हम तय कर लें, तो सारी रात चार्जर क्यों चलता रहे? लेकिन हम चाहते हैं कि सुबह पता नहीं समय मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, समय होता है तो भी हम रात में लगा करके और उसको रख देते हैं। शिवराज जी करते हैं कि नहीं करते बताओ? तो इस एक्शन को हम बदल नहीं सकते क्या? यही शायद मेरे आपको प्रेरणा लेने का मैं तो सब्जेक्ट समझता हूं, यही सब्जेक्ट है, का कुछ और है, यही सब्जेक्ट है। ये एक्शन जो हम जीवन जी रहे हैं। अब जैसे मेरे साइकिल का विषय है, ये साइकिल मैं, बिहारी जी को पता है, मैं 15वीं लोकसभा में भी चलाना चाहता था जब कोई ऐसा मुद्दा आता तो, लेकिन उस समय मीरा कुमार ने हमें परमिशन दी थी, क्या नहीं साइकिल पे आप बम रख करके भी आ सकते। तो कार को तो हम जांच कर सकते हैं, लेकिन साइकिल की हम जांच नहीं कर सकते। इस बार 16वीं लोकसभा आ गई, 16वीं लोकसभा आ गई तो मेरे ये मन में था, क्योंकि मैं कई बार पर्यावरण पे बोला हूं। एक बार जयराम रमेश को भी मैं छापर लेके गया कि आप थे साहब, ब्लैक बक का विषय कितना इंपॉर्टेंट है, छोटा विषय नहीं है। ये हमारा महाराजा गंगा सिंह जी ने उसको अभयारण्य बनाया, लेकिन अब ये जनता डिस्टर्ब कर रही है, सड़क से क्रॉस हो रहा है, हिरण भी क्रॉस हो रहा है और गाड़ी के नीचे आ जाता है। तो आप इसमें कोई ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अब जाकर के वो विषय बढ़ा कि सड़क को ऊंचा कर दो भाई और नीचे पाइप लगा दो, जिससे हिरण को भी क्रॉस हो और आदमी भी क्रॉस हो। ऐसा एक्शन क्यों नहीं कर सकते? अब जाकर के वो एलिवेटेड रोड का विषय जो है चलने की कोशिश हो रही है, लेकिन हिरण बहुत मरे उस पीरियड में, तो मैं लेके गया जयराम रमेश को। मैंने कहा आप क्यों नहीं इसको प्रोजेक्ट को लेते हो? ऐसे बहुत से विषय संसद में भी बोलने के अवसर आए, बदलाव भी थे, तब भी मैं खूब बोला हूं। एक विषय पे तो बहस हो गई मीरा कुमार जी से हमारे कि ये आप गलत बोल रहे हो कि बिश्नोई समाज की महिला अगर दूध पिलाना पड़े तो एक से अपने पुत्र को दूध पिला रही है और एक हिरण के पुत्र को दूध पिला रही। बोला आप ये गलत बोल रहे हो, कहीं कोई प्रमाण है? क्यों वो नहीं कह रही थी गलत बोल रहे, जो मेरे खिलाफ थे लोग, उन्होंने कहा नो ही इज गिविंग ए फॉल्स स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट, ही शुड अपोलोजाइज। मैंने कहा नहीं जी, मैंने देखा फोटो, तो वो उस समय था नहीं। फिर मैं गया घर, 15 फरवरी में रहता था, मैं वो फोटो लेके आया और मीरा कुमार जी को बताया। मैंने कहा ये चित्र है जी, ये तो झूठा नहीं है ना, ये बिश्नोई समाज की महिला है जो एक स्तन से अपने बच्चे को दूध पिला रही है और दूसरे स्तन से हिरण को दूध पिला रही है, हिरण को बच्चों की तरह पालता है बिश्नोई समाज। ये मेरे लोकसभा में भाग, ये विषय कई आते रहते थे, उसको मैं चैलेंज के साथ स्वीकार भी करता रहता। ऐसे साइकिल का विषय आ गया, सुमित्रा महाजन के पास गया, मैंने तो मुझे साइकिल चला देना मैडम, ये है क्या विषय? बोल क्यों चलाना चाहते हो आप साइकिल? फिर 3 आदमियों की कमेटी बैठी, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए मेरा एक एक्शन करना चाहता हूँ। मेरे एक अकेले से चलाने से कोई
सारे लोग साइकिल चलाने लग जाए ये मैं नहीं मानता, लेकिन जो चलाना चाहता है वो चला सकता है। एक आदर्श प्रस्तुत करें एक एमपी अगर साइकिल से आवे तो क्या दिक्कत है? तो विषय चलता चलता उन्होंने कहा नहीं नहीं आप साइकिल सप्ताह में एक दिन लेके आओ, तो चलो मैं अलाउ तो करो आप, तो उनसे मैंने ऑर्डर दिया। अब मैं जब आया तो मैंने देखा इसको पार करना है, जो दास गुप्ता जी कहाँ चले गए, काफी अच्छा है, इन्होंने अच्छा सब्जेक्ट आपने छेड़ा। तो मैंने पार्क के लिए एक जगह ढूंढी, तो मैं यहाँ खड़ी करता हूँ। अब हुआ क्या कि मैं साइकिल पार्क खड़ी करता था, तो मैं सिक्योरिटी वालों को कहकर जाता था भाई इसमें कार खड़ी नहीं होनी चाहिए, मेरा पार्किंग प्लेस है, ये मेरी जैसे उसकी गाड़ी है ऐसे मेरी साइकिल मेरी गाड़ी है, ये मैं कहकर जाता था। तो एक पत्रकार ने पता नहीं कोई स्टोरी बनाई कि देखिए एक एमपी तो साइकिल जाता है और दूसरा एमपी 80 लाख की गाड़ी से आता है, उसको पता नहीं क्या चिड़मटे मेरी साइकिल के हवा निकाल हवा निकालने को मैं ये सब इसमें है, मेरे इसमें सारे सिस्टम में है, मेरे सोशल मीडिया पे भी है। हवा निकालने को मेरे पास वो आए कि साहब ये मैंने कहा पंप है क्या किसी के पास? बोला मैं गाड़ी में तो नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा साइकिल पे, क्योंकि मैंने 2 साल का नियम बनाया था। मैं क्या 2 साल विदाउट पे घर से संसद से पार्लियामेंट आ सकता हूँ क्या? ये नियम बनाया, प्रण तो लेना ही पड़ता है, जैसा भी प्रधानमंत्री का प्रण तो लेना ही पड़ेगा ना। तो मैंने एक प्रण लिया, मैंने 2 साल विदाउट पे। तो अब गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो मेरा प्रण टूट रहा था, तो मैंने हवा भरी और मैं चल पड़ा। दूसरे दिन उसने क्या कमाल किया कि ब्रेक तोड़ दी। अब ब्रेक तोड़ दिया, उसमें आगे बरसात। अब मुझे कहा कि नहीं आप गाड़ी में बैठो। मैंने कहा यार इसका क्या करें? तो मैंने एक मिस्त्री को बुलाया, मैंने कहा ये ब्रेक तो पूरे ही तोड़ दे ताकि मैं इसको चला के दिखा सकता हूँ, बैठूंगा तो नहीं क्यों लग सकती है। अब मैं उसको मैं पैदल साइकिल से चल रहा हूँ, पीछे बीबीसी का रिपोर्टर मेरे पीछे दौड़ रहा है कि सर आपसे ये आप साइकिल पे चल क्यों नहीं चल क्यों ये ब्रेक छोड़ दी है। तो उसके बाद शिकायत हुई, मैं वकील बना मेरा, मैंने कहा मैडम क्यों मैं क्यों नहीं यहाँ पार्क कर सकता? सुमित्रा महाजन स्पीकर बने, राजीव प्रताप रूडी संसद का राज्य मंत्री, मैं उस समय मंत्री नहीं था, मैं पार्टी का चीफ व्हिप था, वेंकैया नायडू सब बैठे, सुमित्रा महाजन, मैं इसीलिए लाइब्रेरी गया। आपने अच्छा कहा, ये 56 का नहीं 52 का है। तो 52 में कुछ एमपी ऐसे आ गए थे, एक सिस्टम था समाज का ऐसे जीत के, वो कहते हम खुद ही ड्राइव करेंगे हमारी गाड़ी को, हमारे साथ ड्राइवर भी नहीं बैठेगा। पता नहीं क्या कल्पना थी। जामोदी महाराज तो इसी ऊंच नीच और सुभाष सूत्र इन चीजों को मानते नहीं थे, मानव समान। लेकिन ऐसे कुछ एमपी आ गए, उन्होंने एक अपील लगाई कि हम खुद ड्राइव करके आते हैं गाड़ी, हमारे साथ ड्राइवर भी नहीं आता, तो हमारे लिए पार्किंग प्लेस होना चाहिए। तो उस समय स्पीकर में 52 में स्पीकर में एक 20 गाड़ियों का एक पूल बना के पार्किंग करी कि जो सेल्फ ड्राइविंग होंगे, सेल्फ ड्राइविंग जो खुद गाड़ी चला के आएंगे, वो अपनी गाड़ी यहां पार्क कर सकते हैं। तो मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा मेरी भी ये गाड़ी है, मैं भी सेल्फ ड्राइव हूं। कोई आदमी कार चला कर आए वहां पार्क कर सकता है, तो मेरी भी ये गाड़ी है, मैं उसमें आ रहा हूं और मैं कोई पीछे बैठ कर नहीं आ रहा हूं। इट इज ए व्हीकल, साइकिल इज ए व्हीकल और इट इज ए सेल्फ ड्राइव, और मैं खुद ड्राइव कर रहा हूं। तो मैं आज इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि सुमित्रा महाजन ने मेरे पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जहां गाड़ी पार्क हो सकती है, आपकी साइकिल भी वहां पार्क हो सकती है। इसलिए आपने उसको चर्चा एक्शन, ये एक्शन था मेरा। इस एक्शन को अगर अपन करेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो जामोजी महाराज ने उस समय, आज तो हम सब लोग भगवान का दर्जा मानते हैं, छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बड़ी बड़ी बातें कही जो आज कितना प्रभाव डाल रही है हमारे जीवन में। चाहे कोपेनहेगन का सम्मेलन हो, ये क्लाइमेट, ये पर्यावरण, ये विषय आता है, पेरिस एग्रीमेंट हो, ये विषय आता है, प्रकृति के साथ जीना, गुरुदेव उस समय का। लेकिन अब सारा संसार कहता है कि प्रकृति के साथ जीना चाहिए। प्रकृति के साथ जीने का, जैसे अपन प्रकृति के साथ जिएंगे, जैसे हमारे शरीर में 5 एलिमेंट है, तो प्रकृति में भी 5 तत्व है और हमारे शरीर में भी 5 तत्व है, तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और प्रकृति भी समझेगी कि भाई ये हमारे अनुसार जी रहा है, तो छेड़छाड़ कम करेगा,
कभी कभी हम क्या सोचते हैं, मेरे गुरुजी थे, मैं स्कूल का एक किस्सा सुना रहा हूँ। मेरे गुरुजी थे तो उससे एक लड़के को पूछा, अनाराम सुदामा नाम था उनका, काफी विद्वान आदमी थे, काफी अवार्ड भी मिले। एक लड़के को पूछा तुम लेट क्यों आए? उसने कहा हमारे घर में सांप निकल गया। सांप जानो नाग, हमारे घर में बोला नाग निकल गयो तो बिन मारने में टाइम लगा। गुरुजी चिंतित हुए कि बिन मारे क्यों गया नाग ने? कहते मैं तुम्हारे घराना कोई आया था पकड़ी और वो तो बहुत कालो नाग और खाउंड लग जाता हो मारी हो। तो अब उस समय मैं बच्चा था, लेकिन गुरुजी ने क्या समझाया, अरे भैया नाग नहीं होता नहीं तो अपन खेत में जगह अनाज हो तो नहीं एक्चुअल सिगड़े खा जाता हो। ये वास्ते ये प्रकृति का सिस्टम है, ये भगवान ने नाग पैदा किए हैं भैया। अगर ये नाग नहीं होते तो ये चूहों को कौन खाता भाई? चूहों को कोई नहीं खाता तो हमारे घर में तो जो अनाज पैदा होता वो चूहे ही खाता थे, आदमी कहां से खाता? इसलिए सोसाइटी में भी बैलेंस, प्रकृति में भी बैलेंस बना के लिए रखा हुआ। इसलिए नाग को कभी भी मारना नहीं चाहिए, पकड़ करके जहां उसकी जंगल में जगह है वहां छोड़ देना चाहिए। ये एक्शन गुरु जी ने बताया, हमने कभी भी नहीं कहा हमारे घर में हमने ऐसा ही किया। मैंने कहा नहीं अनाराम जी ने कह रखा नाग को मारना नहीं चाहिए। तो ये प्रकृति के साथ जीने का एक विषय है। तो हमें गुरु जी ने उस समय समझाया, 500 वर्ष पहले समझाया। प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करने लगे। हमने समझा मनुष्य ने कि जीने का अधिकार हमें ही है। अरे भाई यहाँ और भी लोग हैं, और भी जीव हैं, और भी जानवर हैं, वो सब जीने के लिए हैं भाई। वो प्रकृति या धरती खाली एक आदमी के लिए नहीं है, लेकिन मनुष्य ने ऐसा समझा। अब लेकिन मैं ठीक समझ रहा हूं, अब ये चेंजेज आए, भारत इसमें लीड कर सकता है। जैसे योग हमारी विद्या थी, इसलिए हमने जैसे ब्रांडिंग किया तो पूरे संसार में इंडियन पद्धति से जो योग होता है उसको लोगों ने अपना लिया। जब योग दिवस नहीं था उससे पहले पावर योगा था तो लग रहे थे कि अमेरिकन योगा है क्या, लेकिन अब सबने अपना लिया। भारतीय पद्धति का जो योगा है, जो प्राणायाम है, वो शरीर को ठीक रखता है, अपना लिया। तो हमारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चीजें जो बिश्नोई समाज में पहले से ही प्रचलित थी, गुरु जी के कारण, गुरु जम्बेश्वर जी के कारण, और कुछ एक्शन भी करते थे, मैं देखता था। अब सारा समाज इसमें जुड़े और देश जुड़े और इसको प्रमोट करे। कई बार हमने इस बारे में चर्चा की है प्रधानमंत्री जी से। खेजड़ जी तो छोटा विषय नहीं, और प्रधानमंत्री जी इसको मानते हैं, और उन्होंने शायद एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि आप हमें ब्लेम मत करो कि कार्बन एमिशन को बढ़ाने के लिए इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल। बोला मैं उस देश से आता हूं जहां पीपल को भी हम पूछते हैं, और मैं उस देश से आता हूं जहां एक अमृता देवी, ये प्रधानमंत्री जी का भाषण है, अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला पेड़ की रक्षा के लिए 363 लोग शहीद हो गए, लेकिन पेड़ को नहीं कटने दिया। हम उस देश से आते हैं तो हमारे पे आप ब्लेम कर दो। और तब उन्होंने कहा कि क्या हम 100 वोट एक्शन कर सकते हैं क्या? ये साइकिल भी उसी का एक पार्ट है। एक काम और करता हूं मैं, पूर्णिमा करते हुए एक रात चांद के साथ, तारों के साथ हो। अब यह एक बार आए थे, एक रात चांद के साथ, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। 1 आवर इज 0 आवर। मैं कई बार देखता, मैंने कहा ये जंतर मंत्र में लोग महिलाएं क्यों खड़ी है, लड़कियां क्यों खड़ी है, पूछता कि सर आज अर्थ डे है ना, अर्थ डे क्या करना है? 1 घंटा लाइट नहीं जलाएंगे इसलिए मोमबत्ती जला रही हैं। कब इंडिया गेट में पूछता भी क्यों खड़े हो, सर अर्थ डे है ना। तो मैंने कहा अर्थ डे तो साल में एक बार आता है, चंद्रमा तो साल में 12 बार आता है। ये 1 घंटा बिजली बचा करके, मोमबत्ती जला करके और पर्यावरण संरक्षण का मैसेज दे रहे हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति का चंद्रमा 12 बार आता है साल में, और एक पूरी रात हम एक रात चांद के साथ रहे तो हमें प्रकृति से भी हमारा तादात्म्य बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, तारों को भी हम देख पाएंगे, चंद्रमा को भी देख पाएंगे, मन में भी शीतलता आएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जब भी मैंने एक रात चांद के साथ किया है, और जिस परिवार में किया है, जिस घर में किया है, ऐसा नहीं मैंने बिहार में भी किया, मैंने पांडिचेरी में भी किया, मैं इलेक्शन ड्यूटी में भी करता हूं जब पूर्णिमा आती है तो एक रात चांद के साथ। वो लोग मुझे बाद में कहते हैं कि साहब हमारी लड़की या लड़का डिप्रेशन में आ गया था, आपने क्या शिक्षा दी कि घंटा 2 घंटा चंद्रमा के साथ बैठी और इसका डिप्रेशन नहीं हो गया।
चंद्रमा शीतलता भी देता है, इट्स साइंटिफिक फैक्ट। लेकिन हम प्रकृति से दूर हो गए, ये एक्शन करना है अपने को। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया है। मैं केजरी फाउंडेशन और आपसे जुड़े हुए सभी संस्थानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अगर हम जैसे ही हम आचरण में उतारेंगे, भारत जिस दिशा में विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से चला है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी भारत दुनिया को ज्ञान दे सकता है। ऐसा हमारे पास ज्ञान पहले से उपलब्ध है, खाली आचरण में उतारना है। आपने इस काम को आज किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत आभार आपका। और अगर मतलब बहुत मोटिवेशन देने के लिए। और हम सभी ये मानते हैं कि जैसे लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और जब मैं ममता मुझे आश्रम लेके गई थी लास्ट ईयर, तो मैंने ये देखा कि जो बिश्नोई समाज है उनका एक बहुत अच्छा फिलॉसफी है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये मैं तो बिश्नोई नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से एक मोटिवेशन मिला, एक इससे मिला और एक घी से मिला, जो हम बहुत तो नहीं, आप हलवा और कटी भी खाना एक बार। जी जी सर। उसका एक अलग जेल है और शरीर को भी ठीक रखता है। तो आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और ये भी सर ने जो बोला, माननीय मंत्री जी ने बोला कि एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, आई थिंक बिश्नोई को कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि एनवायरमेंटल कॉन्शियस, वो इनबिल्ड आता है वो। और जो ये कार्यक्रम इसी के लिए है कि हम आपको कुछ नहीं बता रहे, आप हमें बता रहे, आप लोग हमें सिखा रहे हो, दुनिया को सिखा रहे हो। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारा जो मेन मुद्दा है कि जो बिश्नोई रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट एक्शन है उसको हम रिलीज करें। तो गुरु जाम्बो जी का आशीर्वाद देते हुए और आप सबका आशीर्वाद देते हुए मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा मंच में सभी को कि आप बिश्नोई रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज को रिलीज करें। ममता। और आपके पास भी, सबके पास एक कॉपी दी गई है प्रतिलिपि, आप उसको भी निकाल के पढ़ सकते हैं और इसको फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री आरपी सिंह बिश्नोई जी से, वो जो सनसोर्स के प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं, वो श्री माननीय मंत्री को फैसिलिटेट करें। आरपी सिंह बिश्नोई जी, और एक वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करना। सर आपकी जो सोच है सर, आपने जो प्रेरणा दी है वो अद्भुत है सर। आपके थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। मैं रविंद्रपाल बिश्नोई, सनसोर्स एनर्जी और रियल टाइम रिन्यूएबल्स की तरफ से माननीय मंत्री जी और मंच पर बैठे माननीय विधायक जी श्री रानी जी, श्री सहेल बिश्नोई जी, माननीय गुरुदेव श्री सचिदानंद जी और ममता बिश्नोई जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक हिम्मत दिया है, उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और माननीय मंत्री ने जो हम लोगों को प्रेरणादायक एक स्पीच दी है, जो भाषण दिया है, जो बातें बताई हैं और बिश्नोई समाज के बारे में जो उनकी जानकारी है तो बहुत अद्भुत है। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।
Thank you, sir, for your motivation speech. अब मैं Thank you, Mamta, Pinaki, and our esteemed chief guest, Honorable Shri Arjun Ramji Nikol, for a marvelous opening to the program. Greetings from the United Religions Initiative, North India. मेरा नाम तान्या है, and a very warm welcome to all of you present with us today. As I will just take a few minutes to quickly run through the ground rules for today's program, ताकि हमारा program बहुत smoothly जाए. The guests are requested to keep their phones on silent. आप अपने phones please silent पर रखिएगा जब panel पर लोग बोल रहे होंगे. I request all the speakers to please stick to 5 minutes each. 5 minutes से ज़्यादा आप सुनना अच्छा होगा कि ना लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है और लिमिटेड है. As the time slots for this event are fixed, I encourage the speakers to avoid overshooting their time slots to help ensure that everyone has a chance to speak and put their valuable opinions on the table. And should anybody have any questions or comments, अगर किसी को कुछ बोलना है या कोई सवाल है, तो पैनल के अंत तक कृपया वेट करें और फिर हम थोड़ा समय देंगे ओपन फ्लोर डिस्कशन के लिए और तब आप अपना व्यू पॉइंट या सवाल रख सकते हैं. We will break for tea at 11:30 and for lunch at 1:45. For the rest of the agenda, आपके पास एक बुकलेट होगी, आप उसमें देख सकते हैं. And today, as Pinaki has already said, we have 3 to 4 panels with a diverse set of speakers with their own wisdom and expertise. And last but not the least, I request each and every one to be respectful of all the participants and the flow of the program, and respect the beautiful and diverse opinions and worldviews that each one of us carry. Please be concise and respectful. Should you want to keep any point during the reflection, just be very concise. And please make sure that you're not disrespecting anyone's opinion and putting a question that might hurt someone. And I appreciate all of you being with me for the past few minutes to understand the ground rules. Now, without further ado, I would like to take the pleasure of inviting the speakers of our first session.
on our lives and on the planet. But I believe that the underlying problem इस सब की ये जो हम ऊपरी स्थल पर ये जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उसका कॉज कुछ और ही है, और वो है जो डिसहार्मनी जो हमारे बीच और प्रकृति के बीच में है, जैसा कि अभी मंत्री जी ने भी बताया। हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है, जिस तरीके से हम एक रैट रेस में लगे हुए हैं कि ये भी मेरा वो भी मेरा, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, कॉर्पोरेट्स को भी बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए, लोगों को भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और lavish lifestyle, maybe some food that we consume and the clothes that we wear might harm the animals and the planet, but we don't think about it. And that is the disharmony that I'm precisely talking about. And I think if we, जैसे मंत्री जी ने भी बताया, चंद्रमा से कनेक्शन, I think हम सबके अंदर एक inner wisdom है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, तो उसमें ढलने के लिए हम वो inner wisdom को कहीं ना कहीं खो देते हैं. And maybe if all of us try to look inwards and get in touch with our own inner selves and again be in harmony with ourselves, and that in turn I think will reconnect us back to where we belong, which is our very precious Mother Earth. So introducing the first panel. Some 85% of the world's populations belongs to faith, and it's the faith leaders that many turn to in terms of joy, in times of joy, crisis, and indecision. Understanding their abilities to engender trust, inspire action, faith leaders and followers become the guiding light for a cleaner and a greener environment. Recently, there has been a great recognition and value given to the contributions of faith-based organizations, which is FBOs, in providing social services. As a lot of us know, belonging to this very beautiful country, that बहुत सारे faith-based organizations, faith-inspired organizations और spiritual organizations भी सेवा के काम में लगे हुए हैं बहुत सालों से, but उसको recognize on a global scale काफी बार किया गया है, because हर धर्म यही सिखाता है सेवा भाव और प्रेम. So historically, FBOs have been particularly prominent in providing food, clothing, and shelter to people, and also catering to the first aid and like the healthcare requirements of the people who are mostly marginalized. Faith-based organizations have also assumed a role in helping promote the various sustainable development goals, and their contributions to building cultures of peace, justice, and healing for the earth and all living beings. Now, more and more environmental initiatives are taking the energy, experience, and commitment of such faith-based and faith-inspired organizations, and I'm also including in that the existing spiritualities and indigenous cultures that exist. One such is the Vishnoi indigenous community. And with that, keeping that in mind and placing the importance of the role that faith-based organizations and faith leaders carry and the impact that they have on individuals, their followers to be precise, is so huge, and is something that is tangible, and that is what our first panel is all about, which is faith leaders, Vishnois, and the environment. The speakers of this panel are Honorable Shri Swami Sachidanand Ji Acharya Ji, faith leader, Vishnoi community. Honorable Shri Salil Ji Vishnoi, member of Legislative Council and Vice President, State, Uttar Pradesh, from BJP. And Honorable Shri Bihari Lal Ji Vishnoi, member of Legislative Assembly, Rajasthan, Bharatiya Janata Party. And our very own moderator, Ms. Mamta Vishnoi, who is the founder of Keshri Foundation and also a faithful counselor of the program that happened in 2020 by URI. So I welcome you, Mamta, to take over and introduce our speakers. Thank you so much, Tanya. अब मैं गुरुजी से निवेदन करूँगी कि वो यहाँ उपस्थित सभी जनों को हमारे
उनका पर्यावरण को लेकर जो महत्व है, और अभी मोदी जी ने रिवर लाइफ को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको लेके आपके मतलब विचार मुझे शिक्षा उस समय तो थी, आज की तारीख में और कितनी ज़्यादा वो जरूरी है। किस तरह से फेथ लीडर्स जो हैं पर्यावरण को लेकर इस तरह से काम कर सकते हैं, और उनका क्या योगदान होना चाहिए इसके अंदर, और वो कम्युनिटी से भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन चीज़ों को लेके। हम वैसे भी जानते हैं कि आप अपनी कथाओं के माध्यम से पर्यावरण को लेके, जीव रक्षा को लेके बहुत सारे काम करते हैं, बट किस तरह से गुरु जी जो काम कर रहे हैं उसको वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमसे, ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये चीज़ें और होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ मास चलता है। जब गुरु कुछ बोलता है तो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गुरु ने जो बोला है वो भगवान की वाणी है। तो जब इस माध्यम से अगर हम पर्यावरण को और जीव रक्षा को और आज के क्लाइमेट एक्शन को अगर हम एड्रेस करते हैं तो उसका बहुत ही प्रोमिनेंट इम्पैक्ट होता है। तो मैं चाहूँगी कि जी इसके ऊपर प्रकाश डालें, आपकी क्या इसमें भावनाएं हैं, क्या आप गवर्नमेंट से, पॉलिटिशियन से और अदर ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और क्या आप इस मूवमेंट को लेके अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंचस्थ अतिथियों में श्री सरल जी बिश्नोई, योगेंद्रपाल जी बिश्नोई, हमारे नौका से विधायक आदरणीय गहरीलाल जी, कार्यक्रम की संचालिका ममता बिश्नोई जी, और सामने विराजे हुए सभी पर्यावरणविद और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले सभी पर्यावरण प्रहरी, मातृशक्ति। आज का कार्यक्रम खेलवी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है, और विषय है बिश्नोई रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट एक्शन, कि हम किस प्रकार से इस क्लाइमेट एक्शन में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पिछले 30 सालों के ऊपर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि देश और दुनिया ने बहुत सा विकास किया है, जिसको भौतिक विकास हम कह सकते हैं। हमने बहुत सारी सुविधाएं जुटाई है, ऐसे साधन जुटाए हैं जिसे एक बार देखने से ऐसे मिलता है जैसे जीवन बहुत सुखद हो गया है, सुखमय हो गया है। लेकिन उसके पीछे हमने जो पारिस्थितिकी है, यहाँ की जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और गुरु महाराज रामदेव जी के जो सिद्धांत है वो हमें इन सबके साथ में, सस्टेनेबिलिटी के साथ में किस प्रकार से हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, इन पे गुरु महाराज रामदेव जी ने अपना विजन, अपने विचार उस समय प्रदान किए थे। आज हम कोई भी विकास करते हैं, जैसे मकान बनाया है या हमने कमरे में एसी लगाया है या गाड़ी चला रहे हैं, तो कितने जीव जंतुओं का नुकसान हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी किंचित भी विचार नहीं करते। हमारा एक नियम है कि पानी छानने के बाद उसकी जीवाणी की जाती है। सेना मुझे सुजीव छान जल लीजिए, दांतों पर करे स्नान, जीवाणी जल कीजिए। ये हमारा एक नियम है। तो सुबह उठते ही हमारे दिन की शुरुआत स्नान करने से होती है, और जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय पानी को छान के प्रयोग में लेते हैं। अच्छा, पानी छानने के बाद में उसके अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं जो छन्ने में या जिस माध्यम से हम छान रहे हैं, कपड़े से, उस समय कपड़े थे, आज हमारे घर में फिल्टर लगे हुए हैं, आग लगे हुए हैं, जो भी व्यवस्था है। लेकिन उस समय देखो कितनी सूक्ष्म जो जीवों की हिंसा हो रही है, उनके बारे में चिंता जाहिर की गई कि हम पानी छान के पिए, हमारे पेट के लिए पानी छान के पीना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी में रहने वाले जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनको नष्ट कर दें, उनको भी जीने का हक है। तो पानी के छलनी में जो जीव आते हैं, उन जीवों को वापस जो जल की राशि, जैसे पानी की डिग्गी है, टांका है, जो भी है, उसमें वापस भिगो करके हम जीवाणु करते थे। और ये बिश्नोइयों को जो हमारा डीएनए है, हमारा जो स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से प्रकृति के हम मित्र हैं, प्रकृति के हम करीबी हैं। कोई भी प्रकृति के ऊपर संकट आता है तो सबसे पहले
जैसे कॉल फॉर एक्शन आज रिलीज किया गया है, तो एक्शन में सबसे पहले विष्णु ही आता है। उसको किसी सहायता को उसकी जेब में यदि पैसे नहीं भी है तो वो पैदल भाग करके किसी से किराया लेकर के किसी से उधार लेकर के भी यदि प्रकृति के लिए मदद करेगा वो आगे बढ़ेगा। और आज पूरी दुनिया को, जब पहले मंत्री जी बता रहे थे कि मोदी जी ने कोपेनहेगन में चर्चा की कि बिश्नोई जिन्होंने आज से 500 वर्ष पहले इस बात के लिए चर्चा की, इस बात के लिए चिंतन किया कि प्रकृति रहनी जरूरी है, हम विकास करें। अपने विकास के साथ में हम यदि प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, जीव जंतुओं को, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो विकास हमारा कहीं न कहीं बहुत जल्दी जो है विनाश का कारण बन जाएगा। यदि इन सब जीव जंतुओं की प्रजातियों को, सब पेड़ पौधों को साथ में लेकर के चलेंगे, तभी हम लंबे समय तक जी सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि गुरु महाराज जामवंत जी के बताए हुए सिद्धांत, उनकी वाणी, उसका अनुकरण पूरी दुनिया करे, पूरा विश्व करे। और आज का ये कार्यक्रम उसी दिशा में बढ़ते हुआ एक कदम है। पीछे जब यूएनईपी की तरफ से फेथ फॉर अर्थ काउंसिलर बनाए गए, तब हमारे समाज की और भी निवेदन किया गया कि बिश्नोई तो ऑलरेडी प्रकृति के प्रहरी होते ही है, लेकिन यूएनईपी में भी समाज का प्रतिनिधित्व हो तो कौन करेगा। मेरे पास में विषय आया तो मैंने कहा कि हमारा धर्म का प्रतिनिधित्व सदैव माताओं बहनों ने किया। और गुरु महाराज जामवंत जी ने जब बिश्नोई पंथ की स्थापना की तो सबसे पहले माताओं बहनों के लिए नियम रखे कि 30 सूत्र 5 ऋतुवंती है। और प्रकृति के लिए बलिदान की जब बात आई तो सबसे पहले माताओं बहनों ने आगे आकर के, चाहे वो कर्मा गोरा हो, चाहे नेतु खिवड़ी हो, चाहे मां अमृता के रूप में, उन्होंने लीडरशिप किया, नेतृत्व किया। और जब बिश्नोई समाज की एक माता, एक बहन धर्म पताका को अपने हाथ में थामती है तो उसके पीछे पूरा कारवां जुड़ जाता है, पूरा समाज जुड़ जाता है। मेरे पास भी जब इस बात का विषय आया कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कौन करे, फेथ फॉर अर्थ काउंसिल किसे बनाया जाए, तो मैंने विचार किया कि कोई समाज की जरूर एक बेटी होनी चाहिए, एक बहन होनी चाहिए। तो मेरे ध्यान में ममता बहन जी का नाम आया और इनका नाम जब भेजा तो ये फेथ फॉर अर्थ काउंसिलर चुनी गई है और बहुत अच्छा ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है। एक जब बहन बोल रही थी कि साधु महात्मा कोई बात कहते हैं तो समाज के सब लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि एक बहन आगे आकर के, एक बेटी आगे आकर के यदि प्रतिनिधित्व करती है, नेतृत्व करती है, उस समय जो 363 नर नारियों का बलिदान है वो इस बात का प्रमाण है, इस बात की मिसाल है कि जब एक नारी आगे आकर के नेतृत्व करती है तो समाज का हर वर्ग उसके पीछे जुड़ता है। और आज का जो खेलजी फाउंडेशन के माध्यम से ये कॉल फॉर एक्शन जो कार्यक्रम रिलीज किया गया है, इसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि समाज की हर गांव की, हर कस्बे की बहनें, बेटियां जो एजुकेटेड है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी रूप से जुड़ करके इसको एक मूवमेंट का रूप प्रदान करके हम संगठित होकर के इस बात को आगे ले जाएंगे कि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो गुरु महाराज की शिक्षाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम बहनों ने हाथ में लिया और मुझे आशा है कि इसमें सफलता मिलेगी। समय का अभाव पहले ही बता दिया गया था, बहुत से वक्ता और है, इसलिए मैं अधिक नहीं कहते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए गुरु जम्बलेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद गुरु जी आपके इस आशीर्वचन के लिए। अब मैं माननीय मंत्री महोदय सलील जी से निवेदन करूंगी कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बिश्नोई हैं और पॉलिटिक्स में, और अभी हमारे मोदी जी भी पर्यावरण को लेके बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और लाइफ के ऊपर बात कर रहे हैं और सारा विश्व ही फोकस कर रहा है बेसिकली पर्यावरण को लेके। तो आपके अकॉर्डिंग पर्यावरण को लेके समाज में जो कार्य हो रहे हैं उसके अंदर एज ए पॉलिटिकल लीडर और एज ए गवर्नमेंट के प्रतिनिधित्व आप क्या सोचते हैं कि इसके अंदर उनकी तरफ से क्या योगदान होना चाहिए? आप कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि समाज को किस तरह से गवर्नमेंट की सहायता करनी चाहिए कि जो वो प्रोग्राम कर रहे हैं उनके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है कि समाज की कम्युनिटी से, किसी भी समाज से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है, हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से आप हमारी इस कॉल फॉर एक्शन के लिए आगे आप हमारी
धन्यवाद ममता जी। बिश्नोई रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट एक्शन खिचड़ी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित ये संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज साहब, हमारे राजस्थान नोखा के विधायक, जहाँ बिश्नोइयों का धाम मुकाम स्थित है, वहाँ के प्रतिनिधि श्री बिहारी लाल जी बिश्नोई, हम सबके अग्रज आदरणीय युगेंद्रपाल सिंह जी बिश्नोई, कार्यक्रम की संयोजका ममता जी, पल्लवी जी और इस पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स में पिनाकी दास गुप्ता जी, यहाँ पर वरिष्ठ पर्यावरणविद खम्बूराम जी भी बैठे हुए हैं, आर.के. सिंह जी भी, जो विदेश में हम इनको देखते थे सोशल मीडिया में, तो वही में रह के भी इन्होंने पर्यावरण के लिए काफी काम किया और पूरे इस पर्यावरण प्रेमी समाज, बिश्नोई समाज और सारे यहाँ जितने बैठे हुए पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं, उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी और उनके तमाम साथी सभी लोग यहाँ बैठे हैं। ये छोटे छोटे सब लोग मिलके एक बड़ी धारा बनते हैं। ये जो ममता ने और पल्लवी ने और उनके सारे सहयोगियों ने जो आज की ये संगोष्ठी रखी है और उसमें जिस तरह से हमारे अर्जुन राम जी ने अपनी बात को कहा है, तो ये बात यहाँ से निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ऐसा एक प्रयास, सफल प्रयास है, जिसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ। ममता जी ने कहा कि कम्युनिटी का इसमें क्या योगदान होगा, क्या एक्शन होगा, तो मेरा मानना है कि बिश्नोई कम्युनिटी तो अपना काम करती ही है, लेकिन इस कम्युनिटी में सारे लोगों को जुड़ना चाहिए। सरकार पर्यावरण दिवस के ऊपर और उसके बाद तमाम अवसरों पर लाखों वृक्ष हर वर्ष लगाती है, लेकिन वो पेड़ लगते तो हैं लेकिन जीवित नहीं रहते। देश के 120 करोड़ लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जिन वृक्षों को, जिन पेड़ों को लगाती है, सरकार लगाए और उनको सुरक्षित रखने का काम, जिम्मेदारी जब तक नागरिक नहीं समझेंगे तब तक उन पेड़ों की रक्षा नहीं हो सकती। दूसरा, सरकारी नीतियों में क्या होता है कि उन्होंने तो गड्ढे खोदे और पेड़ लगा दिए। पर्यावरण दिवस में भी पेड़ लग जाते हैं, जबकि उस समय मौसम बिल्कुल प्रतिकूल होता है, लग नहीं सकते उतनी गर्मी में पेड़। तो पेड़ लगाने का काम तो वास्तव में बरसात के सीजन में होना चाहिए। बरसात के सीजन में जो पेड़ लगता है वही पेड़ जीवित रहता है, आगे चलता है। खम्बूराम जी बहुत विशेषज्ञ हैं इस बात के, विदेशों में भी जाके इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया है, तो ये ज्यादा बताएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर पर्यावरण के दिवस पर पेड़ों को लगाने के लिए गड्ढे खोद दिए जाएं और उसमें खाद डाल दी जाए और फिर उसको छोड़ दिया जाए बरसात तक के लिए, और फिर बरसात में अगर उसमें पेड़ लगाए जाएं तो पेड़ों को ज्यादा जीवन मिलेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। इस तरह के प्रयास भी होने चाहिए। इन माध्यमों की बात निकल के जानी चाहिए। सिर्फ सरकारी अफसर तो अपने आंकड़े पूरे करते हैं कि हमने साहब 25 लाख पेड़ लगा दिए। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ पेड़ लगे हैं। उस 5 करोड़ पेड़ में 5 लाख भी जीवित रहेंगे, इसमें मुझे शंका है। लेकिन अब है साहब आंकड़ों में है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए, सारी पूरी मशीनरी लग गई, एक दिन में इतने पेड़ लगाने का एक रिकॉर्ड बन गया गिनीज बुक में। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, ये जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, सरकार जो पेड़ लगाए
और नागरिक उसकी रक्षा करे। ऐसी भावना का अगर इन मंचों के माध्यम से कोई संदेश जा सके तो मुझे लगता है कि ये जो पर्यावरण के और जो पर्यावरण प्रेमी सारे काम कर रहे हैं या सरकारी मशीनरी जो काम कर रही है, इनका सदुपयोग होगा। जहाँ तक बिश्नोई कम्युनिटी का सवाल है, तो बहुत लोग कभी कभी कहते हैं कि बिश्नोई धर्म पंथ और सिख पंथ एक साथ दोनों का लगभग प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन बिश्नोई बहुत पीछे रह गए और सिख पंथ को मानने वाले बहुत आगे निकल गए। ये बात निश्चित है कि भौतिक दौड़ में वो हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन हमारी स्थापना जिस बात के लेके हुई थी, हमने उस बात को अपनी उन्हीं बातों पे जमे रहे और हमने उनकी रक्षा करने का प्रयास किया, चाहे वो खेजड़ली का बलिदान हो, चाहे फुटकर जीवों को बचाने का, काले हिरण को बचाने का, ये तमाम प्रयास हुए, हमारे तमाम शहीद हुए हैं। इन सबको हमने करके एक अपना गौरवशाली जो हमारा इतिहास था, उस इतिहास को हमने सुरक्षित रखने का काम किया। लोग कहते थे कि साहब बिश्नोई पानी छान के पीते हैं, बिश्नोई जो है सफेद वस्त्र धारण करते हैं, बिश्नोई ऊपर रुमाल रख के चलते हैं। ये सारी बातों का एक जमाने में हमारा मजाक बनता था, लेकिन जब कोविड इस देश में आया तो पूरी दुनिया बिश्नोई पंथ को मानने लगी। सब बिश्नोई हो गई पूरी दुनिया, सब पानी छान के पीने लगे, सब स्वच्छता के साथ रहने लगे, सब मुंह पे पट्टी मास्क लगा के चलने लगे। और जितनी हमारे बिश्नोई धर्म के जो 29 नियम है, उनमें जितनी बातें दी गई थी, सबका सब पूरी दुनिया मानने को मजबूर हुई जान बचाने के लिए। तो हमारे गुरु जाम्बो जी की जो शिक्षाएं हैं, वो सिर्फ एक कम्युनिटी तक या राजस्थान और हरियाणा की सीमाओं तक सीमित नहीं है। हम तो इंटरनेशनल उस पे लेवल पे हमारे गुरु जी की योग्यताएं और ये उनकी शिक्षाएं पल्लवित हुई, पुष्पित हुई। इस कोविड के काल में, आपातकाल के इस दौरान हमने अगर गहराई से समझा हो तो ये हमारे जो 29 नियम थे, इन्हीं 29 नियमों में लोग बचने के लिए, जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आवश्यकता इस बात की है, आज जिस तरह का टेक्निकल एरा चल रहा है, उसमें बिश्नोई समाज के नौजवानों को भी आगे निकलकर अपनी बात को उस फोरम पर सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट, गूगल, इन सब के माध्यमों से भी अपनी इन बातों को कहने का एक प्रयास करना चाहिए, जिसका एक बहुत अच्छा प्रयास ये ममता जी और पल्लवी जी, हमारी नौजवान बेटियां कर रही हैं। इनके साथ तमाम इनके स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं, ये भी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक जाम्बो जी का सवाल है, हम अर्जुन राम जी चले गए हैं, नहीं मैं तो ये कहने वाला हूँ कि जाम्बो जी के तो जीवन चरित्र को बेसिक शिक्षा में जोड़ना चाहिए। बच्चों के जो कच्चा दिमाग होता है, जब कच्ची मिट्टी होती है, उसको चाहे आप सुराही बना दीजिए, चाहे घड़ा बना दीजिए, चाहे उससे फ्लावर पॉट बना दीजिए, उस समय जो शिक्षाएं मिलती हैं वो शिक्षा जीवन भर काम आती है। तो जाम्बो जी की शिक्षाओं को बेसिक एजुकेशन में शामिल कराया जाना चाहिए। और जाम्बो जी को तो हम लोग भी, बिश्नोई समाज के लोग और जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, वो उनको एक धर्म गुरु के अलावा पर्यावरण के देवता के रूप में अगर हम लोग उनको प्रोजेक्ट करें, तो शायद लोगों को ज्यादा जल्दी समझ में आए कि अग्नि का जैसे देवता होता, वायु का देवता होता, पानी का देवता होता, उसी तरह से पर्यावरण के देवता के रूप में अगर हम लोग जाम्बो जी को तो कुछ नया लेके आइए। आजकल दुनिया नई चीज के पीछे भागती है। ये जो हमारे 29 नियम जो लिखे हुए, उनको पढ़ने के बाद लोग मजाक बनाते हैं कि देखो साहब, शुरुआत के 2-3 नियम आपके क्या हैं, ये आज की तारीख में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उनका भी गहरा मतलब है। ये हमारे विद्वान बैठे हैं, खम्मूराम जी, आर के बिश्नोई साहब, ये लोग बताएंगे इस बारे में। लेकिन कुछ नया लेके आइए
और समाज के जो भौतिकवादी युग में जो लोगों का खाली दिमाग है उसमें कुछ भरने की कोशिश की जाए। पर्यावरण के प्रति, जाम्बो जी की शिक्षाओं के प्रति, बिश्नोई समाज के बलिदानों के लिए एक वातावरण बनाने की जरूरत है। कल मोदी जी ने एक काम किया, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया, विक्टोरिया को हटा के सुभाष चंद्र बोस को लगा दिया। बात छोटी है लेकिन दूर तक, अंदर तक लोगों के मनों में चली गई कि हम गुलामी के चिन्हों को मिटा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ इस मंच के माध्यम से हो जिससे एक संदेश जाने का प्रक्रिया प्रारंभ हो और बेसिक एजुकेशन के माध्यम से और कम्युनिटी की जिम्मेदारी जो एक्शन कम्युनिटी का हो, वो सरकार पेड़ लगाए और हम पेड़ों को बचाएं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो, तब हम इन सब बातों को कर सकेंगे। गंगा को, यमुना को गंदा करने कोई दूसरा नहीं आता, हम ही उसको प्रदूषित करते हैं। हम सिंगापुर जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे तो हम पान खा के पीक नहीं थूकेंगे, मसाला खा के उसकी पुड़िया नहीं फेंकेंगे, जेब में रख लेंगे। लेकिन अगर हम दिल्ली के बाहर से निकलेंगे तो वो खा के पुड़िया फेंक देंगे, वो पॉलीथीन खुले मैनहोल में डाल देंगे। ये सब प्रदूषण के छोटे छोटे कारण हैं जो बड़े कारण बन जाते हैं। इन सब बातों को हम जन जागरण करने का प्रयास करें। ये जन जागरण सरकारी विज्ञापनों से नहीं होंगे, ये जन जागरण सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों से होंगे। जब इनको हम अपने धर्म के साथ, अपने कर्म के साथ जोड़ेंगे तब ये हमारे प्रयास सफल होंगे। निश्चित रूप से हमारी आज की ये संगोष्ठी दूर तक अपना संदेश देने में सफल होगी और हमारे ये नौजवान बेटियों ने जो ये प्रयास किया है, मुझे लगता है कि ये प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। जाम्बो जी की जय, पर्यावरण के प्रयास करने वाले सभी नौजवान साथियों की जय। धन्यवाद सर, इतनी अच्छी हमें शिक्षाएं देने के लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि पर्यावरण के क्षेत्र में आज के टाइम के बहुत सारे नौजवान जो हैं कॉलेज पास आउट होते हैं, वो स्टार्टअप शुरू करते हैं, कुछ नई तकनीक को शुरू करते हैं, लेकिन जब उन्हें सुविधाओं की जब बात आती है तो वो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हर क्षेत्र के अपने विधायक के जो उनको फंड अलॉकेट होता है उसके अंदर एक स्पेशल फंड अलॉट हो जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करे कि जो नौजवान लोग हैं जो पर्यावरण को लेके जो काम कर रहे हैं, नई तकनीक को लेकर आ रहे हैं, तो वो वहीं के विधायक जो हैं उन्हीं क्षेत्र के लोगों को प्रमोट करने के लिए उस फंड की व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब स्टेट और नेशनल लेवल की बात आ जाती है तो बहुत सारी और चीजें आ जाती है, लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर जब होते हैं तो उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उन नौजवानों की जो भी आविष्कार होंगे वो वहीं पे काम किए जाएंगे, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो चाहे कुछ भी हो। तो इसके बारे में देखिए ममता जी, आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव किया है, लेकिन इसका प्रस्ताव आपकी संस्थाओं के माध्यम से जाना चाहिए। अगर हम विधायक लोग लिख के देंगे तो सरकार या उनके अफसर ये सोचेंगे कि इसमें विधायक जी का कुछ इंटरेस्ट है। प्रस्ताव आपका बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से लोकल लेवल पे जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं वो हम लोग अपनी विधायक निधि से उसे पूरा कर सकते हैं। हमसे ज्यादा निधि सांसद की होती है, वो भी दे सकते हैं। एक इस तरह का प्रस्ताव आप लोग भारत सरकार को, सारी स्टेट की सरकारों को भेजिए। अगर इस पर कोई होता है तो हम लोग अपने स्तर से, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में उसका विकास होगा, उससे पर्यावरण की रक्षा होगी, प्रदूषण को कम करने में उससे सुविधा मिलेगी। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में कोई निर्माण करा के विकास कार्य कराने से ज्यादा अच्छा है कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए कोई प्रयास करें, कोई इस तरह का करें, जैसे कार्बन उत्सर्जन और इस तरह का और तमाम कामों को रोकने का हम प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप प्रयास करिए, प्रस्ताव भेजिए, हम लोग उस पर अपनी सहमति देने को तैयार हैं। धन्यवाद। अब हमारे नौका के विधायक बिहारी लाल जी से
मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी। बिहारी लाल जी के बारे में वैसे तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये जब बात करते हैं अपने पार्लियामेंट में और तब इनका बहुत सारे मुद्दों में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा पर्यावरण को लेके होता है, चाहे वो जीव रक्षा को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो। और वो इतने सरल तरीके से कुछ वो शेरो शायरी मोड के अंदर जब वो कहते हैं तो वो चीज़ें रह जाती हैं। जैसे मैंने आज सुबह ही पढ़ा था, इन्होंने कहा था कि नोखा में घी देखने को तो बहुत मिलता है लेकिन पानी देखने को नहीं मिलता है। मैं बिहारी जी से निवेदन करूँगी कि आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि किस तरह से आप अपने क्षेत्र में जो काम हो रहा है और सरकार के साथ में जो काम हो रहा है, किस तरह से दूसरी संस्थाएं आपकी मदद कर सकती हैं और किस तरह से आपका योगदान उस क्षेत्र को लेके वहाँ पे काम करने वाले लोगों के साथ में आप करना सकते हैं। धन्यवाद ममता जी। धन्यवाद ममता जी। आवाज आ रही है मेरी? ममता जी, आपने ठीक कहा कि जिस क्षेत्र से ममता जी आपने खूब ठीक कहा कि जिस क्षेत्र से गुरु जगदीश्वर भगवान ने पर्यावरण प्रेम का, जीव दया का संदेश देश और दुनिया को दिया, और जिस क्षेत्र से मैं सौभाग्यशाली उस क्षेत्र से आता हूँ, गुरु जी उस क्षेत्र से आते हैं, और आपने कहा कि वहाँ घी तो मिल सकता है, पानी बहुत कम है। तो वास्तव में ये तो हमारे पुरखों ने, बहुत बड़े पशुपालक थे, पशुपालक उनकी अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन। तो हमारे वहाँ ये कहावत चरितार्थ होती है कि घी तो जितना चाहिए मिल जाएगा लेकिन पीने को पानी नहीं है, इसलिए पानी तो घी से भी महंगा है हमारे लिए। और ऐसी परिस्थिति में गुरु महाराज ने पर्यावरण के प्रेम का संदेश दिया। और अभी आदरणीय शैलेश जी भाई साहब कह रहे थे कि सिखिज्म और विष्णुइज्म ये साथ साथ आगे बढ़े, लेकिन वो हमसे बहुत आगे निकल गए। तो इसमें भी पानी का बहुत बड़ा योगदान है। पंजाब के तरह 5 नदियों का पानी अगर हमारे मरुस्थल में भी होता तो हम भी उनसे कदम ताल करते हुए नजर आते, हम भी पीछे नहीं रहते। और इसलिए पानी की कितनी महत्ता है ये हमारा क्षेत्र, हमारे वहाँ परिवेश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जानता है। बिश्नोई रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट एक्शन, आज इस सेमिनार में मंच पर विराजमान श्रद्धेय लालनाथ शास्त्री के महंत स्वामी सच्चिदानंद जी को प्रणाम, साथ में योगेंद्र जी वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक विराजमान हैं, और हमेशा उंगली पकड़ के हमारा मार्गदर्शन करने वाले बड़े बड़े आदरणीय सलील जी विराजमान हैं। ममता जी, आप यूएनईपी की हमारे प्रतिनिधि के रूप में महिला शक्ति के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही हैं। आपने ये सेमिनार आयोजित किया है, आप इसको लीड कर रही हैं, आपकी पूरी टीम, आदरणीय दास गुप्ता जी और सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। निश्चित तौर पे यहाँ से जो बात निकलेगी जरूरत लग जाएगी, और गुरु महाराज का जो संदेश देश और दुनिया में है। अभी कुछ दिन पहले खेजरली बलिदान दिवस था और खेजरली का मेला भी था, और खेजरली में विजय विद्रोह जी हमारे बीच बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सारी दुनिया इनको जानती है, इनके चेहरे को टीवी पर डिबेट में हर क्षेत्र में देखती है। तो जब खेजरली के मेले के बाद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार छपता है जोधपुर का, तो विष्णु समाज की महिलाओं की फोटो छपती है, गले में सोने का हार पहने हुए, बाजूबंद पहने हुए, और बहुत खूबसूरत तस्वीरें फ्रंट पेज पे छपती है। तो मैंने उस दिन मीडिया के साथियों से कहा कि निश्चित तौर पर कल ये अखबार में फोटो छपेंगी। तो ये तो तय है कि विष्णु समाज अपनी बहू बेटियों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखता, उनके आदर सम्मान में कोई कमी नहीं रखता। आज हमारा नेतृत्व हमारी बहन बेटी
भी कर रही है इस दिल्ली के सभागार में भी, लेकिन बिश्नोई समाज सिर्फ बहन बेटियों के सजने समारोह में उनके मान सम्मान का ख्याल नहीं करता, सिर्फ इतना ही नहीं करता। बिश्नोई समाज तो वो सीख अपने अंदर लेकर पैदा होता है कि इस धरती के श्रृंगार को करने का, उसको सजाने संवारने का, उसके श्रृंगार को बचाने का काम भी बूढ़ी शिद्दत के साथ अपने सर्वस्व न्यौछावर करके भी करता है। और धरती का श्रृंगार क्या है? धरती का श्रृंगार ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये वनस्पति है, ये जो पर्यावरण जिसको कहते हैं, ये बड़ी जो आवरण जिससे हम ढके हुए हैं, इसको संभालने का, इसको सजाने का और इसको बचाने का काम भी हमें हमारे जीन्स में गुरु महाराज की शिक्षा से मिला है। और ये तीन चीजों की चिंता आज देश और दुनिया कर रही है, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी का लॉस। जो इन तीन चीजों से ये मानव पर्यावरण प्रदूषण के क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज तो हमारे सामने दिख रहा है। सारे वैज्ञानिक इस बात की चिंता करते हैं कि अगर धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री भी बढ़ गया तो बहुत बड़ी संकट खड़ा हो जाएगा मानव मात्र के जीवन में। और आज की तारीख में वैज्ञानिक इस बात को भी मानते हैं कि धरती का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ा है और उसका नतीजा हमारे सामने है। जगह जगह सूखा, जगह जगह आंधियां, सी लेवल का ऊपर आना, ग्लेशियर का पिघल जाना, तो ये सारे और रेनफॉल का शिफ्ट हो जाना, मौसम का तय तारीखों से आगे बढ़ जाना, तो ये सारी जो चीजें हमारे सामने दिखती है ये इन्हीं सब चीजों का नतीजा है। और इन सब बातों की चिंता सैकड़ों वर्ष पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस धरती पे की जहां पेड़ और वनस्पति नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। तो कितने बड़े स्वप्नदृष्टा थे, कितने बड़े दूरदृष्टा थे, कितने बड़े पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरण थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे गुरु जम्बेश्वर भगवान। और जब भी कभी अपने कार्यकलापों से उसको चरितार्थ करने की बात आई तो बिश्नोई समाज ने हमेशा अपना एक अनूठा उदाहरण पेश किया। और मां अमृता का बलिदान, मां अमृता के नेतृत्व में 363 नर नारियों का बलिदान, ये दुनिया की अनूठी ताकत है, दुनिया में अनूठा उदाहरण है। आप और हमने किताबों में चिपको आंदोलन का खूब जिक्र सुना, बहुगुणा जी का चिपको आंदोलन का खूब जिक्र सुना, जब टीरी डैम का कई दशकों पुरानी बात है। तो एक दफा उनका बीकानेर आना भी हुआ, बहुत दशकों पुरानी बात है। तो जब हम उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बात को कोट किया कि चिपको आंदोलन की प्रेरणा, पेड़ों से चिपक के लिपट के पेड़ बचाने की प्रेरणा अगर मुझे कहीं से मिली है तो बिश्नोई समाज से, अमृता के बलिदान से मिली। तो निश्चित तौर पे ये बातें हमारे आचरण में आ जाएगी, बिश्नोई की तो जीन्स में आ गई, लेकिन सभी 36 बिरादरी के लोगों को इसमें जोड़ने की आवश्यकता, जैसा आदरणीय सलील जी ने कहा, महती है। हमारे पाठ्यक्रमों में गुरु जम्बेश्वर भगवान का जिक्र जरूर होता है, लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान का व्यापक जिक्र भी हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इस बात को हम राजस्थान की विधानसभा में मेंबर के रूप में सदन पे रखा भी है और भी पुरजोर तरीके से रखेंगे। मध्य प्रदेश में भाई आदरणीय अजय जी, आदरणीय सलील जी उत्तर प्रदेश में इन बातों को रखेंगे तो ये बातें जब छोटी कक्षाओं में हमारा बच्चा पढ़ेगा, सीखेगा पर्यावरण बचाना कितना जरूरी है, तो इस बातों को हम गहरे तक हमारे जीवन में ढाल पाएंगे। और शब्द, गुरु महाराज, गुरु जी की 120 की शब्दवाणी, शब्द को ब्रह्म का है, शब्द कभी मिटता नहीं, शब्द अमर है, मुंह से निकल गया वो वातावरण में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जिस तरह कार्बन इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज के, इस तरह गैसेज जो कई वर्षों तक वायुमंडल में रहती है, वायुमंडल को नुकसान करती है, लेकिन उनसे भी बड़ी ताकत शब्द की है जो अमृत प्राप्त कर जाता है। तो शब्द को फैलाने की जरूरत है। किन शब्दों को फैलाने की जरूरत है? गुरु महाराज के संदेश को फैलाने की जरूरत है। हम आज पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, ये सब जो
फैल रही है सब दूर तक जा रहे हैं, तो ये सब कभी मिटेंगे नहीं। गुरु महाराज के ध्येय वाक्य को, अमरता के बलिदान के ध्येय वाक्य को, सिर साटे रूप रहे तो भी सस्तो जान, इन सब शब्दों को फैलाने की जरूरत है। तो ये शब्द फैलेंगे, जनमानस तक जाएंगे। और हम तो, हमारी भूमिका है कि हम तो चाहे टेक्नोक्रेट हो, चाहे बिल्डर हो आपके साथ में है, लेकिन आपके साथ में बिल्डर के साथ साथ एक पर्यावरण में भी बहुत शिद्दत से छुपा हुआ है, जिसकी प्रतिभा लगातार हम सबको देखने को मिलती है। चाहे पुलिस के अधिकारी अशोक बैठे हो, तो ये विष्णु होने के नाते पर्यावरण के संदेश देने वाले का है। जहाँ भी इनकी उपस्थिति रहेगी, वहाँ निश्चित रूप से पर्यावरण प्रेमियों का एक ओरा बनेगा। विनोद जी ने कितना संघर्ष किया, भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के संगठनों के खिलाफ लड़े, पर्यावरण को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी और जीते। आज इस मंच पे भी इस बात का जिक्र हुआ कि विनोद जी के इस अभियान को सभी स्टेटों में हमें लीगली अपडेट होकर लड़ना चाहिए। तो ये शब्द हमारा अमृत बाजार से शब्द हमें जितना ज्यादा फैला सकते हैं, और ऐसा यूथ का एक प्रोग्राम भी चलता है कि उसमें जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, कॉल इन ऐसा कुछ प्रोग्राम है जिसमें वो कल्पना करते हैं कि अगर 100 करोड़ लोग उसमें जुड़ गए दुनिया भर में, तो दावे के साथ कहते हैं कि 20% कार्बन इमिशन कम हो जाएगा। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री जी इस बात को कोट करते हैं, दुनिया ये कहती है कि भारत की वजह से भी कार्बन इमिशन में बढ़ोतरी हुई है, भारत का भी उसमें योगदान है। वह दावे के साथ देश के प्रधानमंत्री ढाल के रूप में गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमरता के बलिदान को साथ में खड़ा करते हैं कि भारत मैं उस मिट्टी से आता हूँ, देश से आता हूँ जहाँ अमरता का बलिदान हुआ 291 साल पहले, लगभग 300 साल पहले, जहाँ 550 साल पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जीव दया पालनी रूप लीलो नहीं जा, भरे पेड़ को नहीं काटना है, जीव को दया करनी है। और ये जो इम्बैलेंस हो गया जीवों का हमारा, प्रकृति का हमारा, इसी प्रकृति के ताने बाने को वापस पुनः बुनना है। इंसान का विकास का सस्टेनेबल विकास की बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी समझो प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाते हुए उसको आगे बढ़े। आफ्टर कोविड आत्मनिर्भर भारत, उसके साथ भी इसको जोड़ना होगा। हमें आगे बढ़ना, आत्मनिर्भर होना है, लेकिन उसमें हमारी प्रकृति का हमारा ताना बाना बना रहे, हमारा जीवों के साथ सामंजस्य बना रहे, हमारा पिरामिड जो है वो बना रहे। इन सब बातों की चिंता करते हुए हमें आगे विकास में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, विधानसभा में, लाइब्रेरी में, सब जगह मैंने इसका देखा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस क्यों होता है। तो ये ध्यान में आया कि 5 जून एक तारीख थी, उस वक्त कुछ वैश्विक संगठन, कुछ एनजीओ मिलकर बैठे पर्यावरण पे, कार्बन इमिशन पे जो बढ़ रहा है उस पे चिंता की, एक बैठक की। वो तारीख 5 जून थी, और तब से परंपरा चल पड़ी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होना चाहिए। मेरे मन में ये आया कि क्यों ना अमरता के बलिदान दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस होना चाहिए। क्या दुनिया में ऐसा उदाहरण मिल सकता है कि सिर के लिए कोई पेड़ के लिए कोई सिर कटा दे? एक नहीं, दर्जनों सैकड़ों सिर कटा दे। ऐसी अनूठी घटना कहीं देखने सुनने में नहीं है। तो क्यों ना अमरता के बलिदान दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। तो राजस्थान की विधानसभा में प्राइवेट मेंबर डे पर इस बात को मैंने डिबेट में भी रखा, और मान ली कि राजस्थान की विधानसभा जो 8 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वो एक संसद यहाँ से पारित करे कि अमरता के बलिदान दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया जाए। वो भारत सरकार के पास आए, और यहाँ मजबूत नेतृत्व है जो हमारे पतंजलि के योग को, पानी के योग की विद्या को, जब 21 जून को हिंदुस्तान अपनी ताकत को दुनिया को दिखा सकता है। 21 जून यूएनओ से विश्व योग दिवस के रूप में लागू हो सकता है, और हमारी सुविधा को आज 21 जून के दिन 129 देश इसको लाइन में खड़े होकर योगा करते हैं। तो ये भारत की ताकत है। तो क्यों ना इसी बात को हम अपने स्तर से, इस मंच से भी, इस
आज के इस प्रोग्राम से भी, और हम जिन जिन मंचों पर बात करें वहां भी, सामाजिक सरोकारों में भी, हमारे मेलों में भी, हमारे विधानसभा में भी, जहां जहां भी हमें प्लेटफॉर्म मिले, जहां जहां भी मंच मिले, ये बात उठनी चाहिए। ये बात जानी चाहिए कि हमारे अमरता के बलिदान दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया जाए। और जब देश और दुनिया देखेगी ये तारीख विश्व पर्यावरण दिवस की क्यों हुई, तब जब दुनिया पढ़ेगी, सीखेगी, देखेगी, जाएगी हुई ये बलिदान कहाँ हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, क्यों हुआ था, सीख कहां से मिली थी। हमने देखा एक छोटे से वायरस से दुनिया को घुटने पे ला दिया। जो हेल्थ स्ट्रक्चर में बहुत बड़े देश थे, बड़े नाम थे, उनको भी हमने घुटनों पे चलते हुए देखा। छोटे से कोरोना वायरस दुनिया को तालेबंदी में बंद कर दिया, दुनिया को ताले लगा दिए। और उस कोरोना वायरस में उस वक्त जरूरत क्या थी, मेडिसिन का नाम क्या था, उस मेडिसिन का नाम ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और आज दुनिया ने समझा कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। ये बात तो हमारे गुरु महाराज ने 5-5.5 साल पहले कह दी कि ऑक्सीजन जीना, जिंदा रहने के लिए कितनी जरूरी है, पेड़ कितना जरूरी है, पर्यावरण कितना जरूरी है। उसके लिए हमारे समय समय पर बलिदान होते रहे। एक साथ 363 का बलिदान हुआ 251 साल पहले। तो इसलिए इन बातों को हमें बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और पर्यावरण के साथ ताना बाना बुनते हुए विकास की ओर आगे जाना पड़ेगा। विकास में कहीं हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं हो जाए। अभी खेजड़ी के लिए आंदोलन चला राजस्थान की धरती पर, और सोलर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी कार्बन इमिशन को रोकने का तरीका है। कभी हम सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो, ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड हो, लेकिन ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड होना अच्छी बात है, लेकिन ग्रीन एनर्जी के सैकड़ों हजारों बीघा में प्लांट, वो सोलर प्लांट लगाने के लिए पेड़ों का कितना नुकसान हम कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट जीव जंतुओं की कितना नुकसान उसको हम कर रहे हैं। तो उससे भी बचाना चाहिए। कोई कंपनी अगर 500 हेक्टेयर में सोलर प्लांट लगा रही है तो कम से कम 50 हेक्टेयर और जमीन ले सकती है। उस कंपनी का सामर्थ्य, सरकार का सामर्थ्य, वहां सघन फॉरेस्ट किया जा सकता है, डेंस फॉरेस्ट वहां विकसित किया जा सकता है, तो नेचुरल हैबिटेट उनकी खत्म ना। या खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है राजस्थान में, और खेजड़ी एकमात्र ऐसा पेड़ है जिस खेजड़ी बलिदान की घटना का हम जिक्र करते हैं, खेजड़ी पेड़ जिसका हम जिक्र करते हैं, खेजड़ी एकमात्र ऐसा पेड़ है, ऐसी वनस्पति है जो अपने नीचे भी कोई भी कुछ भी फसल लगाओ उसको पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का काम करती है। खेजड़ी के अलावा ऐसा कोई पेड़ नहीं है, किसी दूसरे पेड़ के नीचे अगर आपने कोई फसल बो दी तो वो कभी बढ़ेगी नहीं, लेकिन खेजड़ी मात्र ऐसा पेड़ है जिसके नीचे आपने बाजरी बो दी, कुछ भी बो दिया तो पूरी ताकत से आप उसको खाद भी मिलेगी, उसको संरक्षण मिलेगा, वो बहुत ताकत से आगे बढ़ेगा। इतना महत्व है खेजड़ी का। तो खेजड़ी का पेड़ भी सोलर प्लांट लगते हुए ना कटे और उसको एक्स्ट्रा जमीन में सघन फॉरेस्ट भी ऐसा हो तो वहाँ के नेचुरल जीव जंतु, उनका नेचुरल हैबिटेट ना छीना जाए। तो ये सारी बातें, इसी को हम सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन सब बातों का समावेश हमारे डेवलपमेंट की रफ्तार में हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अर्जुन जी मेघवाल आए तो जिक्र कर रहे थे कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, 3 साल बाद 2017 का साल आया, तो 2017 के साल को चंपारण के 100 साल हो गए थे। बापू महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जब अंग्रेज गुलाम भारत में किसानों से, जो ये हमारा गंगेटिक बेल्ट है, गंगा का जो मैदान है जो बहुत उपजाऊ है, ये उत्तर प्रदेश बिहार की धरती, वहाँ किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी ताकि जमीन अनफर्टाइल हो जाए। किसानों को हिंदुस्तान की जमीन जो प्रोडक्टिव है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। तो गांधी जी का पहला आंदोलन उस बात के खिलाफ था 1917 में, चंपारण आंदोलन, नील की खेती के विरोध में। और जब 2017 में उसके 100 साल हुए तो देश के प्रधानमंत्री ने इस बार वहां एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और उस कार्यक्रम में अर्जुन जी ने 2 हमारे राजस्थान के सांसदों और एक मुझसे ब्रीफ नोट मांगा, इस पर तो मैंने एक ब्रीफ नोट भी भेजा और देश के प्रधानमंत्री ने उसको कोट किया हुआ कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सैकड़ों वर्ष पहले ये कहा था कि नील
29वां नियम तो 29 नियम 20 और 9 नियम हम मानते हैं। 29वां नियम है नील लाव्यांग देकर दूर चाहिए। तो कितनी बड़ी साइंटिफिक सोच थी उसके पीछे कि नीला वस्त्र होता है जो यूवी रेज को ऑब्जर्व करता है, और यूवी रेज को ऑब्जर्व करता है तो वो शरीर को नुकसान करेगा, हमारी स्किन को नुकसान करेगा। तो इसलिए नील की वर्जना की थी सैकड़ों वर्ष पहले, और उसी सोच आबाद देश के प्रधानमंत्री ने 2017 में उसको कोट किया। देश के प्रधानमंत्री, और जब सलमान का प्रकरण हुआ, विजय भाई साहब कह रहे थे सलमान के प्रकरण में हमने खूब उसमें समाज के साथ मिलकर उसमें बहुत चर्चित प्रकरण था, ब्लैक बक का जो शिकार जोधपुर में हुआ। और जब उस लड़ाई को लड़ते हुए हमारे पर्यावरण प्रेमी जीव रक्षक हमारी संस्थाएं जब जोधपुर में हाईकोर्ट में उस फैसले में हार गए और सलमान जीत गए, तो उस दिन भी मैं दिल्ली में था, और देश के तब के पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे जो नर्मदा की धरती से आते थे, जिन्होंने नर्मदा के तट पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट प्लांटेशन किया, उनको एक रिपोर्ट बना के दिया। तो उन्होंने सदन में कहा कि पर्यावरण के लिए लड़ने वालों को, पर्यावरण के लिए जीने मरने वालों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। इस लड़ाई को हम आगे और जारी रखेंगे। आज कहीं फैसले में हम हार गए तो उस फैसले के खिलाफ लड़ेंगे, और राजस्थान की सरकार उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में है, और उसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमियों ने बहुत बड़ा आंदोलन भी जोधपुर में किया। तो ये बातें हैं जो हमारी आज नेतृत्व के मार्फत, पार्टियों के मार्फत, सरकारों के मार्फत आगे तक जाए, और हम जो फेथ लीडर के रूप में यहाँ बैठे हैं, ये सारी बातें हमारे तो जीन्स में है। तो ये सभी परिवेश में सभी को साथ लेके पर्यावरण बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, और हमें भी जो हमारे पुरखों ने कर दिया उस लिगेसी को कर्तव्य में, राजपूत कर्तव्य पद हो सकता है, तो हमें भी हमारी इन बातों को हमारा कर्तव्य मानते हुए, हम में से खमूराम जी बैठे हैं, विनोद बैठे हैं, ये कुछ 4-5 लोग ऐसे बैठे हैं जो आगे से बैठे तो इस कर्तव्य पद पर भी लगातार चले हुए, हमारी तरह सिर्फ बातें नहीं करते, ये काम करते हैं। तो इसी तरह का काम इनसे हमसे, हम सबकी जिम्मेदारी, हमें उस जीवन में भी लाकर हम करते हुए भी दिखे हमारे परिवेश में भी और सभी जगह, तभी हम इस बात को, गुरु महाराज के संदेश को और आज के सेमिनार की सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भिखारी जी। आपने जैसे पानी को लेके बात की थी, तो हाँ, हम मानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन पहले भी समस्याएं होती थी, लेकिन हमारे पूर्वज क्या करते थे कि वाटर हार्वेस्टिंग का काम क्या करते थे। लेकिन जैसे जैसे नई पीढ़ी आती गई, नए घर बनते गए, जो पुराने घरों में जो पतनाले होते थे वो गायब होते जा रहे हैं, और अब से फिर से उन्हीं चीजों के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं ये चाहूंगी कि आपके माध्यम से कि नोखा बीकानेर इस इलाके के अंदर एक तो जो कम्युनिटी है उसके अंदर फिर से ये चीज आए कि आप लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग करना जरूरी है, जिसके अंदर कि जब हम मकान बनाते हैं तो उसका नक्शा जब पास होता है तो उसके अंदर एक कंपल्सरी ऐड होना चाहिए कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग का वो टैंक और पानी का जब तक व्यवस्था ना होगी तब तक आपको पास न किया जाए, क्योंकि कई चीजें समझाने से होती है और कई चीजों को आपको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जहाँ पे आप कुछ फैसिलिटेशंस भी दे सकते हैं, कुछ इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। दूसरा ये कि जितने भी सरकारी तंत्र की बिल्डिंग्स बनती हैं उनके अंदर बहुत ही कम वाटर हार्वेस्टिंग होता है। वाटर रिचार्ज तो कर देते हैं, तो वाटर रिचार्ज जितना जरूरी उतना वाटर हार्वेस्टिंग भी जरूरी है। हमारे वहाँ पे वैसे ही पानी बहुत फ्लोराइड और जगह जगह समस्याएं हैं, तो क्यों ना हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से उस इलाके के अंदर फिर से पानी की जो समस्याएं हैं उसको कम करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग करें और इसको लेके वहाँ पे इनिशिएटिव शुरू होने चाहिए। एक और जो चीज़ है जो कि हमने बीकानेर और उस इलाके में जब मैं जाती रहती हूँ, क्योंकि राजस्थान में मेरा घर है, तो वहाँ पे लोगों ने क्या कर रखा है कि कचरा ना हो इसके लिए बिल्कुल घर के पास तक पक्की सड़क बना दी, कच्चा छोड़ा ही नहीं। जब कच्चा ही नहीं रहेगा तो पेड़ ही नहीं रहेंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से मतलब राजस्थान सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने नियमों के अंदर PWD के या जो भी आपकी पॉलिसीज है उन नियमों के अंदर ये कंपल्सरी करें
घर के बाहर एक मिनिमम फुट की जगह छोड़नी होगी, वहाँ पे पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि अगर हम ये कंपलसरी नहीं करेंगे तो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधाओं को देखते हुए पेड़ नहीं लगाएंगे। आज अगर बीकानेर की हम बात करें, इतनी गर्मी के इलाका है, जो कि मार्च के महीने के अंदर लास्ट के अंदर वहाँ पे ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार लू चल रही थी। ये हालत है बीकानेर की। और जब वहाँ जाते हैं तो सड़कों पे देखने को मिलता है कि पेड़ ही नहीं है। लोगों ने बिल्कुल लास्ट तक, मैं दान दूंगी गंगा शहर का, वहाँ उसके अंदर मैं उधर गई तो बिल्कुल लास्ट तक कोई पेड़ नहीं, दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये एक सरकार की तरफ से कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी सुविधाओं को लेके लोग पर्यावरण को इग्नोर कर देते हैं, तो जिसका हम एडवर्स इफेक्ट देख रहे हैं। तो इसके लिए बिहारी जी के दो शब्द। ममता जी, आपने सही कहा, मार्च के महीने में भी गर्मी बढ़ रही थी, लू चल रही थी। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंजेस का इफेक्ट है, जहाँ सारे मौसम शिफ्ट होते जा रहे हैं। रेनफॉल शिफ्ट हो गया, सर्दी नवंबर पूरा महीना बिना सर्दी के निकल जाता है। तो ये सारी चीजें दुष्परिणाम इन्हीं चीजों के हैं। और जहाँ तक वाटर हार्वेस्टिंग की बात आपने कही, तो निश्चित तौर पर सरकार में नियम बने हुए और बिल्डिंग बायलॉज बने हुए और सरकारी महकमे के सरकारी भवन जितने भी बनते हैं उनमें इन सब बातों का पूरा ख्याल रखा जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम डेवलप किया जाए। और प्राइवेट नगर पालिका से, नगर परिषद से कोई भी व्यक्ति अपने घर बनाने की एनओसी लेता तो उसमें भी ये नियम है, लेकिन वहाँ नियमों को सख्ती से पालन कराने की जरूरत है, इस बात पर जोर देने की जरूरत है। और नोखा की बात आपने जहाँ तक कही कि नोखा में वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी नोखा आप आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि जहाँ जिस धरती पे घी के बजाय पानी महंगा हो, पानी की कीमत ज़्यादा हो, वहाँ निश्चित हमारे लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बना रखे हैं। 70% नोखा में आपको दिखाएंगे कि वो बरसाती सीजन में किस तरह पानी इकट्ठा करते हैं, अपने रिजर्वायर बना रखे हैं, अपने टैंक बना रखे हैं, कुंड बना रखे हैं, और उससे साल भर का पीने के पानी का वो स्टोरेज कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ बरसात का ही पानी, दूसरा कोई पानी नहीं, पानी बहुत गहरा है, 1200, 1500 फुट, वहाँ से फिर जहर निकलता है, फ्लोराइड निकलता है, तो पानी नहीं होता उसमें, इतना ज़्यादा फ्लोराइड होता है कि हमारा 40 साल का नौजवान 80 साल की उम्र जैसा लगने लगता है। तो वो उस क्षेत्र में उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के, वाटर हार्वेस्टिंग के इतने अच्छे स्ट्रक्चर बना रखे हैं कि पूरे घर को साल भर का पीने का पानी वो रेन वाटर से स्टोरेज कर लेते हैं। धन्यवाद बिहारी जी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि नोखा को एग्जाम्पल लेते हुए मेरा एक क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि नोखा का जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो किस तरह से बाकी लोग भी अपनाएं जो कि नहीं अपना रहे हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ मंच पे उपस्थित योगेंद्र पाल जी विश्नोई, जो कि हमारे समाज के बहुत ही वयोवृष्ट प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, और वो कल पूरी रात ट्रेन की जर्नी करके सिर्फ ये प्रोग्राम में हम बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए और एक अपना सपोर्ट संबल दिखाने के लिए इस मंच पे पधारे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि वो अपने आशीर्वचन के 2 शब्द दीजिए और हमारा आदरणीय मेरे साथी जी विधायक नोखा, विधायक एक बहुत समय हो गया कि हम इस समाज क्षेत्र सेवा का कार्य, भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया मुझे कि नेतागिरी करूँ, क्या नेतृत्व करूँ, लेकिन सेवा का अवसर पहुँच गया। और सेवा के अवसर का लाभ ये पहुँचा कि संस्कृति की जड़ तक पहुँचे। संस्कृति की जड़ तक पहुँचना मतलब ये होता है कि माँ माता जी को पहुँचे, खिलाड़ी पहुँची, जो उन्होंने इतने साल पहले एक इतना बड़ा काम कर दिया है। जब परिवार की आज के साथ उन्होंने बताया, और ये बदलाव इतना बड़ा हुआ शायद विश्व में इतना बड़े बदलाव नहीं हुआ, और ये बदलाव बहनों से हुआ, मातृशक्ति से।
वास्तविकता ये है कि इस संस्कृति को जन्म देने वाली मातृशक्ति होती है। पर्यावरण हमारी माँ, संस्कृति हमारी माँ। हम पहले माता जी को प्रणाम करते हैं, फिर पिताजी को प्रणाम करते हैं। माँ का अस्तित्व तो सबसे ऊपर है, और ये कार्य अमृता देवी जी ने किया, और इसकी चर्चा विश्व में क्यों नहीं है, इसके कारण हम आप लोग कि हमने संस्कृति को कम समझा। अगर ठीक से समझ जाते तो शायद हमें ये जो आज चिंतन करना पड़ रहा है ये न करना पड़ा। अभी अभी आज कार्यक्रम में देख रहा हूँ कि हमारी ये 6-7 जो बहु बेटियाँ बहन बेटियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी इस वातावरण के लिए कम है, संख्या के रूप में कम है। ये संख्या बढ़नी चाहिए। अगर इसका प्रतिनिधित्व करती हैं तो इसमें इनकी आस्था होनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, माताएं हमारी संस्कृति हैं। ये संस्कृति कैसे डेवलप होगी, इस बात को मैं छोटी ठीक साथ समझा आप समझने की कोशिश करें। एक यहाँ कार्यक्रम हुआ था काफी दिन पहले, जिसमें बहुत से लोगों का बलिदान हुआ। एक लेखक ने एक माँ ने अपने बेटे को पत्र लिखा, कागज लिखी, जो कि वहाँ प्रिंसिपल लड़ने के लिए, और वो माँ बिल्कुल की तरह से बेटी लिखी थी, जिन्होंने ये पता नहीं था कि क्या क्या होता, लेकिन अपनी भावनाएं देखी, उन्होंने भावनाएं किस तरह से व्यक्त की हैं। यदि वैसी भावनाएं हम माता बहनों में जागृत करें तो ये जो जिसके लिए हम आज चिंता कर रहे थे शायद चिंता न करनी पड़े। वो भी सुनिए। अम्मा ने एक पत्र लिखा, अम्मा ने लिखा पत्र प्यार से, पुत्र मेरा दूध लामा। हाँ चिट्ठी बेटी, अम्मा ने खत लिखा प्यार से, पुत्र मेरा दूध लाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। अम्मा ने खत लिखा प्यार से, घर बार कुशल है बेटा, गांव गली में मंगल है, जात कारगिल की घटना से, कदम कदम पर हलचल है, ज्वालामुखी धड़कता दिल में, आंखों में अंगारे हैं, और अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। तू अकेला नहीं है प्यारे, हम सबको अपना साथ समझ, और हर एक व्यक्ति को अपने अपने साथ समझ। धवल वर्ष की चादर पर तू लहू से जय हिंद लिखाना, धवल वर्ष की चादर पर तू लहू से जय हिंद लिखाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। छुट्टी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चुमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है कस्तूरी महकाल से। तेरे बापू लिखवाते हैं गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कटना। एक बात और है बेटा, तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, अपने कंधे पर ले जाती हैं पतियों की अर्थी को। वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, अपने कंधे पर ले जाती है पतियों की अर्थी को। और इधर संसार चकित है लखन वृद्धताओं को, दाग लगाने से पहले जो करते समर्थितों को। मेरा भी माथा ऊंचा हो,
मेरा भी ना था ऊंचा हो, ऐसा कर्तव्य करके आना, एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना, अम्मा ने कट लिखा क्या। ये संस्कृति। आपके साथ में काम करने वाले की एक दादाजी हैं, दो सबके दादाजी हैं। तो इस मंच के हमारे दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मनोबल इतना बढ़ाने के लिए। आगे कुछ करने से पहले हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनका एक क्वेश्चन है माननीय सम्मानित मंच से। सो डॉक्टर सुल्तान। नमस्कार। ओम विष्णु। सामान्य मंच से मेरा सवाल ये है कि पर्यावरण दिवस की शायद डेट या तारीख कहाँ पर पता है, लेकिन खिजड़ी को विश्व धरोहर में शामिल करवा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रोविज़न है कि वहाँ पे पर्यावरण के लिए इतना बड़ा बलिदान हुआ है, और वो स्पॉट जो जगह है वो विश्व के लिए पिलग्रिमेज या फिर तीर्थ स्थल के रूप में मनाया जाए। उसी के पक्ष में हमें काम करना चाहिए। मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। आप भी अपने लेवल पे उस प्रोसेस में साथ दें या अपनी तरफ से भी उस प्रोसेस में कोशिश करें। ये ज़्यादा इजी है बजाय कि डेट को चेंज करवाना। वो इंटरनेशनल डेट है और विश्व धरोहर में शामिल करवाना इजी स्टेप है। ये स्टेप कर लेकिन हो सकता है डेट भी चेंज करवा पाए। तो ये मेरा सजेशन है मंच के लिए कि जहाँ जहाँ पे भी काम कर रहे हैं हम इसमें कोशिश करें। धन्यवाद। अब मैं हमारे यहाँ उपस्थित माननीय डीसीपी अशोक जी बिश्नोई से निवेदन करूँगी कि वो सम्मानित मंच को मोमेंटो प्रदान करके फैसिलिटेट करें। और मैं अशोक जी को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगी कि कल ही हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने बहुत शुभकामनाएं भी दी और प्रोग्राम के उन्होंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, और उन्होंने अपना वचन निभाया। तो उसके लिए अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय मंच को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने इतने अच्छे उद्गार हमें दिए और हमें आगे का रास्ता दिखाया। और जैसे सर सर ने जैसे हमें कहा कि आप बनाइए और हम आगे देखें, तो ज़रूर सर बहुत जल्दी हम प्रॉपर प्रोजेक्ट और प्रॉपर प्रेजेंटेशन है डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपसे दोबारा बताया करेंगे। अभी हम अगले 15 मिनट के लिए आप लोगों को भी ले रहे हैं, तो प्लीज आओ पानी और उसके बाहर आपके लिए चाय व्यवस्था के लिए है। और उसके बाद में हम लोग अगला सेशन जो है